एक खूबसूरत विधवा महिला जो कि एक भट्टे पर काम किया करती थी। एक दिन की बात होती है। एक मजदूर जब ऑफिस के बाहर में ही कुछ काम कर रहा था, तो उसी समय वो जो विधवा महिला होती है, वो अपनी 2 साल की बच्ची को बाहर छोड़कर उस ऑफिस के अंदर जाती तो है, लेकिन जब वहां से बाहर निकलती है तो फूट फूट कर रो रही थी और बाहर निकलते वो अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाकर वहां से सीधा अपने घर चली जाती है। अब इस बारे में जैसे ही वो उस भट्टे मालिक के बेटे को बताता है, जो मजदूर था, तो यहाँ पर जो भट्टे मालिक का बेटा होता है वो कुछ ऐसा कारनामा कर देता है जिसे देखकर पिता की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और जो लोग होते हैं वो वाहवाही करने लगते हैं जब इस पूरी बात के बारे में लोगों को पता चलता है। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन निमन चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बिहार के भागलपुर जिले के अंदर एक लड़की रहा करती है, जिस लड़की का नाम होता है साधना। साधना जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत है और वहीं पर एक कॉलेज के अंदर वो पढ़ाई किया करती है। अब जिस कॉलेज में साधना पढ़ा करती है उसी कॉलेज में एक रोहित नाम का लड़का भी पढ़ा करता है, जो कि पीछे से एक गांव का रहने वाला है, जबकि जो साधना है वो शहर की रहने वाली लड़की है। और उसके बाद यहाँ पर कॉलेज के अंदर इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब पहले तो एक दूसरे को देखने के बाद मन ही मन पसंद करने लगते हैं और एक दिन मौका देखकर जो रोहित होता है वह साधना से अपने प्यार का इजहार कर देता है। अब चूंकि साधना भी उसकी तरफ देखा करती थी और रोहित का नेचर बहुत अच्छा था, वैसे भी देखने में काफी ठीक ठाक था, तो इसी वजह से साधना भी उसके प्यार के इजहार को एक्सेप्ट कर लेती है। और उसके बाद दोनों एक साथ अपने जीवन को जीने की ढेर सारी कस्में वादे खाने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करते हैं। लेकिन जैसे ही ये कॉलेज के अंदर सेकंड ईयर में पहुंचते हैं तो उसी दौरान इन दोनों के प्यार के बारे में कहीं ना कहीं से रोहित के घर वालों को पता चल जाता है। और इधर जैसे उन्हें ये बात पता चलती है तो उसके बाद वो पता लगाकर साधना के घर वालों को भी इस बात के बारे में बता देते हैं। अब जब दोनों के घर वालों को इस बारे में पता चल जाता है और दोनों ही घर वाले खिलाफ होते हैं, क्योंकि दोनों की जो जाति थी वो अलग अलग थी, तो इसी वजह से यहाँ पर जो दोनों प्रेमी और प्रेमिका होते हैं यानी कि साधना और रोहित, ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, घर वाले तो राजी नहीं है, हम लोग शादी करके रहेंगे। और इसी वजह से ये दोनों भागकर शादी करने का फैसला करते हैं। अब यहाँ पर जो रोहित है वो साधना को लेकर फरार हो जाता है और उसके बाद उससे शादी कर लेता है और शादी करने के बाद वो दोनों एक साथ अपना जीवन जीने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे रोहित शादी करने के बाद अपने घर आता है तो घर वाले उसे अपने घर में रखने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि जब उन लोगों ने भागकर शादी की थी तो उस बार साधना के घर वालों ने रोहित के घर वालों को बहुत बुरी तरह से परेशान किया था। और इसी वजह से वो लोग इस बात से गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि जब हमने मना कर दिया था तो फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया, तो अब जब तुमने अपनी मर्जी से शादी की है तो तुम्हारा जो मन करे वो करो, हमसे क्या मतलब है तुम्हें। ऐसा कहकर जो रोहित के घर वाले होते हैं वो उसे अपने पास रहने नहीं देते हैं। लेकिन तभी जो रोहित होता है वो कहता है, देखो परिवार का छोटा बेटा हूं तो मेरी भी तो कुछ हिस्से में पुश्तैनी जमीन आती होगी, और ये जमीन तुम लोगों ने खुद ने थोड़ी ना कमाई है, दादा परदादाओं की जमीन है, तो जो मेरे हिस्से की जमीन है उसे मुझे दे दो। अब इस बात को सुनने के बाद जो माता पिता होते हैं वो भी सोचते हैं कि कोई बात नहीं, सही कह रहा है जो कुछ भी कह रहा है। और इसी वजह से उसके हिस्से की जमीन के नाम पर उसे गांव के बाहर वाले एक प्लॉट दे देते हैं और कहते हैं कि यही इसी के अंदर रहकर अपना गुजारा कर ले, और इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब इस बात को सुनकर रोहित बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता है और कहता है कि ठीक है, जमीन तो मिल गई, बाकी मैं अपने आप देख लूंगा। रोहित जो था वह पढ़ा लिखा था और इसके बाद वो खुद नौकरी लग जाता है। जैसे तैसे करके उसे एक नौकरी मिलती है, उस नौकरी को करता है, अपनी पत्नी के साथ साधना के साथ घर में रहा करता है। लेकिन जो साधना के घर वाले होते हैं वह उससे बातचीत तक भी नहीं किया करते हैं और उन्हें तो बोल दिया था कि हमारी बेटी हमारे लिए आज से इस दुनिया में है ही नहीं। अब साधना जब भी कभी इन बातों को सोचा करती तो वह फूट फूट कर रोने लगा करती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो रोहित होता है वह कहता है कि चिंता मत करो, पहले मैं अपने आप को सेटल कर लेता हूं, यानी कि अपना घर बना लेते हैं और उसके बाद तुम्हारे माता पिता को भी मना लेंगे। ऐसा कहकर वह उसे आश्वासन दे जाता है और उसके बाद जो रोहित होता है वह साधना के साथ अच्छी तरह से उस घर के अंदर रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। स्टार्टिंग में तो उन्होंने एक झोपड़ी बनाई थी वहां पर, लेकिन जब पैसा कमाता है तो पैसे कमाकर वह एक छोटा सा एक मकान बना लेता है, यानी कि पक्का मकान था वैसे तो, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं था, वो उनके सपनों का घर था। और इस घर में जब वो लोग एंटर करते हैं यानी कि इसमें रहने के लिए आते हैं तो वो लोग बड़े खुश होते हैं। अब यहाँ पर जो साधना होती है वो कहने लगती है कि अब तो हमें बच्चा प्लान कर लेना चाहिए।
रोहित जो होता है वो भी इस बात के लिए मना नहीं कर पाता है और कहता है ठीक है, अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो बेशक से हम लोग बच्चा प्लान कर सकते हैं। उसके बाद दोनों की सहमति से बच्चा प्लान होता है और उसके बाद जो साधना होती है उसे एक बेटी का जन्म होता है। अब जैसे ही बेटी का जन्म हुआ था तो उसके बाद जो माता पिता होते हैं यानी कि साधना और रोहित वो बड़े खुश होते हैं और इसी खुशी को वह अपने अपने घर वालों को साझा करना चाहते हैं इस खुशी में। लेकिन यहाँ पर जैसे ही दोनों अपने अपने घर वालों से बात करते हैं तो घर वाले साफ मना कर देते हैं, कहते हैं कि तुम्हें भले खुशी हुई हो लेकिन हमें इससे कोई भी खुशी नहीं है, क्योंकि तुम हमारे कुछ लगते ही नहीं हो। अगर कुछ लगते तो हमारी मर्जी के खिलाफ ये सब कुछ ना करते। यानी कि यहाँ पर अभी भी जो माता पिता थे वो पूरी तरह से उनसे नाराज थे। इस बात को सुनकर यहाँ पर दोनों उदास तो होते हैं लेकिन फिर एक दूसरे को समझा लेते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे ना। तो इसी वजह से एक दूसरे को समझाकर अब एक साथ फिर से अपना जीवन जीने लगते हैं। धीरे धीरे 2 साल और बीत जाते हैं और जैसे यहाँ पर साधना और रोहित की जो बेटी होती है वह 2 साल की होती है, तो उसी दौरान जो रोहित होता है एक दिन वह वहां से अपने काम से वापस लौट रहा था और एक सड़क हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब जैसे ही रोहित इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो साधना पूरी तरह से अकेली हो गई थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था और इसके बाद वह फूट फूट कर रोने लगती है और यहाँ पर जो ससुराल वाले होते हैं उनके पास जाती है। लेकिन जो ससुराल वाले होते हैं वो उससे बात तक भी नहीं करते हैं और कहते हैं कि ना तो तू हमारी है और ना वो लड़का हमारा था, निकल जाओ यहाँ से। अब गांव के कुछ लोग भी उनसे कहते हैं कि भाई ऐसा मत करो, आखिर है तो तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे बेटे की जो बेटी है वो उसके पास है। लेकिन वो साफ मना कर देते हैं क्योंकि बेटी थी और बेटी की शादी करनी होती है और शादी में ढेर सारा दहेज देना होता है। तो इसी वजह से जो और भाई होते हैं वो भी यही सोचते हैं कि नहीं, इसको अगर अपना लिया तो इसकी बेटी की शादी करनी होगी, तो इसी वजह से अभी इसे पल्ला झाड़ देते हैं और ऐसा कहकर वो लोग उससे मना कर देते हैं, कहते हैं कि तू हमारी कुछ लगती ही नहीं है। इसके बाद साधना उस घर के अंदर अब जब उसके पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं तो अपनी बेटी के साथ अकेली रह जाती है। कुछ पैसे उन्होंने ऐसे मुश्किल वक्त के लिए बचा तो रखे थे लेकिन पैसे भी कितने ही दिन चलते, कुछ दिनों में वो पैसे भी खत्म हो जाते हैं और इसके बाद साधना अब सोचने लगती है कि वो क्या करे। यहाँ पर जो साधना है कई बार तो ये भी सोचती है कि अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेती हूँ, क्योंकि जिससे उसने इतना बेइंतहा प्यार किया वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया तो उसके बाद मेरा जीकर क्या फायदा। लेकिन फिर उसे बेटी की तरफ तरस आता है और इसी वजह से अब वह डटकर मुसीबतों का सामना करने का फैसला करती है और अब अपने लिए इधर उधर काम ढूंढने लगती है। सोचती है कि पढ़ी लिखी हूं, किसी स्कूल कॉलेज में काम मिल जाएगा तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। लेकिन जब स्कूल में जाकर वो बात करती है तो महिला टीचरों को जेंट्स टीचरों से थोड़ी कम सैलरी मिला करती थी और ऐसा ही यहाँ पर होता है दोस्तों। जो साधना होती है उसकी पढ़ाई लिखाई को देखने के बाद उसे 4,500 रुपए ऑफर किए जाते हैं। अब जब साधना अपने घर के खर्च को लगाती है तो उसके घर का खर्च 4,000 रुपए होता है और इन पैसों से उसका घर का खर्च बिल्कुल भी नहीं चलने वाला था, क्योंकि अगर घर के खर्च को चलाने में कभी कोई दिक्कत हो गई यानी कि थोड़े बहुत नुकसान तो जिंदगी में आए करते हैं तो फिर वो क्या करेगी। ऐसा सोचकर वह इस नौकरी को करने का फैसला अपने दिमाग से निकाल देती है और उसके बाद सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसकी नजर जाती है पड़ोस की एक महिला पर जो कि ईंट भट्टे पर जाया करती है और वह अकेले ही ईंट भट्टे पर काम करके अपने परिवार को पाल रही है और उसके 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पर वह पूछने लगती है कि आप ईंट भट्टे पर काम किया करते कितनी मजदूरी मिला करती है, तो वो बताती है कि 450 रुपए मजदूरी मिला करती है। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो साधना होती है वह भी मन बना लेती है कि वह भी ईंट भट्टे पर काम करेगी और उसके बाद खूबसूरत साधना जिसने कभी मजदूरी के बारे में मन में सोचा भी नहीं होगा वह मजदूरी करने के लिए ईंट भट्टे पर चली जाती है। उस महिला की मदद से उसे नौकरी तो मिल जाती है। उसके बाद वह अपनी बेटी को साथ ले जाकर वहां पर काम भी करने लगती है। लेकिन जैसे वो वहां पर काम करती है तो उस भट्टे का जो मालिक होता है विशंबर प्रताप, उसकी नजर उस पर पड़ जाती है और जैसे उसकी नजर उस पर पड़ती है तो जो विशंबर होता है वह उसकी तरफ गंदी निगाहों से देखने लगता है, क्योंकि साधना देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, जबकि जो विशंबर था उसकी उम्र लगभग 65 साल थी, यानी कि काफी ज्यादा बुजुर्ग था। और जो विशंबर होता है वह अब जब साधना को देखता है तो मन ही मन उसके बारे में सोचने लगता है कि कैसे भी करके एक बार ये मैं हासिल कर लेता हूं इसे, तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगेगा, यानी कि मन अच्छा हो जाएगा मेरा। ऐसा सोचकर जो विशंबर होता है वह अब कैसे भी करके साधना को हासिल करना चाहता है। लेकिन साधना ना तो विशंबर की तरफ देखती है, हालांकि जब वह उसकी तरफ देखता है तो वह समझ जाती है कि वह उसकी तरफ देख रहा है, लेकिन फिर भी अपनी नजरें नीचे करके अपने काम से काम रखा करती है और जो पैसे उसे मिला करते हैं उन पैसों से अपने घर का खर्च चलाया करती है। कुछ जरूरत के सामान खरीद लेती है, यानी कि जो भी खर्चा हुआ करता उसको कर लिया करती और जो पैसे बना करते उन पैसों से कुछ और एक्स्ट्रा जरूरत का सामान खरीद लिया करती है। धीरे धीरे उसे काम करते हुए जब यहाँ पर 2 महीने होते हैं
तो 2 महीने के अंदर अचानक से जो साधना होती है उसकी तबीयत खराब हो जाती, उसकी बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। यानी जो 2 साल की बेटी थी उसकी तबीयत खराब हो जाती है और जैसे वो हॉस्पिटल में ले जाती है तो उसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसे एडमिट करना होगा, इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया है और सीआरपी बढ़ा हुआ है। अब इस बात को सुनकर वह पूछने लगती है डॉक्टर साहब कितने पैसे लगेंगे। तो जो डॉक्टर साहब है वो कहते हैं कि देखो कम से कम 10,000 रुपए तो मान के ही चलो, क्योंकि लगभग 7 से 8 दिन एडमिट रहेगी तो इतना पैसा तो लग ही जाएगा। अब जो साधना होती है उसके पास कुल मिलाकर 1,000 से 800 रुपए थे और उन 800 रुपए को वो जमा करके कहती है कि ठीक है साहब आप इलाज चालू करो, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। ऐसा कहकर वह वहां से निकलती है और वहां से निकलने के बाद पहले तो अपने सास ससुर के पास जाती है कि आपके बेटे की बेटी बीमार है और ऐसे ऐसे उसे पैसों की जरूरत है, तो आप हमें कुछ सहारा दे दीजिए। लेकिन वो लोग दरवाजा ही नहीं खोलते हैं और अंदर से उसे धुतकार कर भगा देते हैं। कहते हैं कि जब एक बार बोल दिया तो तेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग तुम्हारे कुछ लगते ही नहीं है और ना ही तुम हमारे कुछ लगती हो, अगर वो मरती है तो मर जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इस बात को सुनकर जो साधना होती है उसकी आंखों में आंसू तो आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं आती है और उसके बाद सोचने लगती है कि अब कहां से पैसों का इंतजाम होगा। तभी उसके दिमाग में आता है कि भट्टे मालिक से लोग पैसे ले लिया करते हैं, जो मजदूरी किया करते हैं, जब उन्हें कभी इमरजेंसी हुआ करती है और वो पैसे दे भी दिया करता है, तो क्यों ना वहां पर जाकर ट्राई किया जाए। और यही बात सोचकर जो साधना होती है अब वह सीधा भट्टे मालिक के पास पहुंच जाती है। शाम का समय था और शाम के समय जाकर जैसे साधना रोते हुए भट्टे मालिक के पास पहुंचती है, कहती है कि मुझे पैसे चाहिए, मेरी बेटी बीमार है। तो उसके बाद भट्टे मालिक जो कि इस मौके की तलाश में था कि किसी भी तरह से साधना को हासिल किया जाए, उसे तो चांस मिल जाता है और इसी वजह से वो पैसे देने से मना नहीं करता है। कहता है कि कितने पैसे चाहिए, तो वो कहती है कि लगभग 10,000 रुपए चाहिए। तो उसके बाद जो भट्टा मालिक होता है वह अपने पास से 10,000 रुपए निकालकर उसे हाथ में थमाता है और कहता है कि ये लो, इन पैसों से अपनी बेटी का इलाज करवाओ और तुम कैसे भी चिंता मत करो, और पैसे चाहिए तो और पैसे ले लेना। ऐसा कहकर वह उसे पैसे दे देता है और जैसे साधना जाने लगती है तो उसके बाद वो कहता है कि रुको, ये बताओ कि कब तक लौटा दोगे इन पैसों को। तो साधना जो होती है वो कहती है कि साहब देखो 4,500 रुपए मजदूरी मिला करती है और मैं उनमें से कुछ पैसे ले जाया करूंगी और बाकी पैसों को आपके पास छोड़ दूंगी और लगभग 1 महीने में सारे पैसे चुकता हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस मुझे मेरी बेटी का इलाज करवाने दो। तो उसके बाद वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद जब अपनी बेटी का इलाज करवा के 4 से 5 दिन बाद वापस लौटती है तो वह भट्टे मालिक का धन्यवाद करना चाहती है और इसीलिए वह सीधा उस ऑफिस में चली जाती है, अपनी बेटी को बाहर छोड़कर, जिस ऑफिस में भट्टा मालिक बैठा हुआ है। और तभी वहां पर बाहर एक मजदूर ये सब कुछ देख रहा था। वहां जाकर वह कहती है कि साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई है। लेकिन तभी जो भट्टा मालिक होता है वो कहता है अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था जब तुम यहाँ पर काम किया करती हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो जो साधना वो कहती है बताइए साहब क्या कहना है। तो वो कहने लगती है कि इतनी खूबसूरत हो, जवान हो, फिर भी मजदूरी क्यों कर रही हो। अब इस बात को सुनकर साधना अपना सर नीचे की तरफ कर लेती है और वह समझ रही थी कि कहां बात कर रहा है, क्योंकि वह उसे देखा करती थी। जब उसे देखा करता था तो उसके बाद वह अपना सर नीचे करती है, कहती है कि साहब यही ठीक है। लेकिन तभी वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हें एक दिन के 10-15 हजार रुपए मिल सकते हैं, बस तुम्हें राजी होना होगा उस चीज के लिए और जो मैं कहूं वो करना होगा। साधना जो होती है वो अपना सर नीचे कर लेती है, उसे शर्म आती है क्योंकि उसकी उम्र 28-30 साल है और इधर जो भट्टा मालिक है उसकी उम्र 65 साल है। अब 65 साल का बुजुर्ग ऐसी बात करे तो शर्म तो आ ही जाती है और उसके बाद वो कहती है कि नहीं साहब मैं ऐसे ही ठीक हूं। लेकिन तभी यहाँ पर जो भट्टा मालिक होता है वो एकदम से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि साधना इन बातों को सुनकर भी चुप थी और इसका कारण यह था कि उसके पास उसके पैसे थे। लेकिन जैसे वो उसका हाथ पकड़ता है तो यहां पर साधना उसका हाथ झटकती है और कहती है कि आपने समझ क्या रखा है, मैं ऐसी वैसी महिला नहीं हूं। ऐसा कहकर वो उसके हाथ में झटका मारती है और उसके बाद वहां से बाहर तो निकल जाती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोती हुई अपनी बच्ची को गोद में उठाती है और वहां से सीधा अपने घर चली जाती है। जब ये मजदूर पूरी बात देख लेता है कि वहां से निकली है रोते हुए तो जरूर इसके पिता ने कुछ ना कुछ किया होगा, तो इसी वजह से भट्टा मालिक के बेटे को वह फोन कर देता है, क्योंकि भट्टा मालिक ने उससे कह रखा था कि पिताजी पर नजर रखना। और यही कारण था कि जो भट्टा मालिक के 2 बड़े बड़े बेटे होते हैं वह घर को छोड़कर बाहर शहर में रहा करते हैं और ये छोटा बेटा भी ज्यादातर बाहर ही रहा करता अपने भैया भाभी के पास, क्योंकि उसकी नियत में खोट था और इस नियत में खोट की वजह से वह अपनी बहुओं पर गलत निगाह रखा करता था। क्योंकि जो भट्टा मालिक की पत्नी होती है वो आज से 15 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। तो इसके बाद वह ऐसा ही था, यानी कि कहते हैं ना कि चारों तरफ अपनी गंदी निगाह रखना, तो इस तरह का था। और बेटे को जब ये पता चलता है
सबसे छोटे बेटे को, जिसका नाम होता है मंजन। और मंजन जब इस बात को सुनता है तो उसे डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो थोड़ी बहुत इज्जत बनी हुई है वो चारों तरफ नीलाम हो जाए। और इसी वजह से वो वहां से सीधा साधना के घर जाता है पता करके, और वहां पर जाकर कहने लगता है, देखिए मैं माफी चाहता हूँ, मेरे पिता ने जो कुछ भी आपके साथ किया है वो बहुत ही गलत है। और क्या क्या हुआ था वैसे अंदर। तो इस बात को सुनकर साधना पहले तो शर्माती है, लेकिन तभी वह बता देता है कि मेरे पिता का हाल ही ये है, वह इस तरह से मेरी जो भाभियां हैं उनके ऊपर भी गलत निगाह रखा करता था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आप इस बात को किसी से मत कहना जो कुछ भी हुआ है। तो उसके बाद जो साधना होती है वह भी इस बात को सुनकर उसकी व्यथा समझती है और कहती है कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, उन्होंने हाथी पकड़ा था और इसी वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं वहां से वापस लौट आई। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता के पैसे उनको चुकता कर दूंगी और उसके बाद भट्टे से काम छोड़ दूंगी। अब एक सीधी सादी महिला जो कि उसके पिता की वजह से मजबूर है, क्योंकि उसने जब उससे पूछा कि तुम्हारी क्या मजबूरी है जो तुम ऐसे काम कर रहे हो, तो वह बताती है कि मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, हम दोनों ने प्यार किया था लेकिन अब घर वाले को सहारा नहीं दे रहे थे, तो तभी इस भट्टे पर काम कर रही हूँ। क्योंकि उसे देखकर उसे लग रहा था कि ये पढ़े लिखे है, तो इसी वजह से जो मंजन होता है वो कहता है कि चिंता मत करो, अगर ऐसी बात है तो ये लो, जितने पैसे तुमसे लिए हैं उतने पैसे मैं दे रहा हूं और उन पैसों को उसे दे दो, और उसके बाद तुम्हें भट्टे पर काम करने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हें कोई अच्छा सा काम ना मिले तुम आराम से घर पर रहना, और जितना तुम भट्टे से कमाया करती हो मैं हर महीने आकर तुम्हें दे जाऊंगा। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो साधना होती है वह पहले तो मना करती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, वहां पर जाना तुम्हारा बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, मेरे बाबूजी कुछ भी गलत हरकत कर सकते हैं, और अगर एक बार गलत हरकत उन्होंने कर दी और कुछ भी ऐसा वैसा हो गया जो चारों तरफ फैल गया, तो उसके बाद चारों तरफ बदनामी भी हो सकती है। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो साधना है उसकी बात मान लेती है, और इसके बाद जो मंजन होता है वह उसे वो पैसे दे देता है, और उन पैसों को लेकर वह सीधा भट्टा मालिक के पास जाती है और उसे उन पैसों को देते हुए कहती है कि आज से मैं काम पर नहीं आऊंगी और अपनी ये गंदी निगाह बिल्कुल से खत्म कर लो, क्योंकि तुम अब इस काबिल नहीं हो, 60 साल तुम्हारी उम्र है, अगर कुछ भी हो गया तो चारों तरफ क्या होगा। अगर मैं भी ये बात चारों तरफ फैला दूं तो बहुत ही बुरा तुम्हारे साथ हो सकता है, लेकिन मैं फैला नहीं रही हूँ। ऐसा कहकर जो साधना है उसे धमकाते हुए वहां से चली जाती है, और अब यही सिलसिला चल जाता है। यानी कि जो भट्टा मालिक का बेटा मंजन होता है वह उसके पास हर महीने जाया करता, उसे पैसे दिया करता, और साथ में उसकी बेटी के लिए कुछ खाने पीने के लिए खिलौने वगैरह ले जाया करता। क्योंकि ये बात जाकर जब उसने अपने भाइयों को बताई थी तो भाइयों को भी उस महिला पर तरस आता है और अपने पिता पर गुस्सा आता है। तो वो कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, इसका पूरा खर्चा उठा ले, और जब उसकी बेटी है और वो इतनी परेशान है तो तू उसे ना सहारा दे दिया कर हर महीने जाकर, क्योंकि वैसे भी पैसा रुपया तो हमारे पास भी काफी है। अब पिता ने गलती की है, कहीं ऐसा ना हो किसी को वो बता दे इस दुख को और उसके बाद पिता की बदनामी हो जाए। ऐसा कहकर वो लोग भी उसे सहारा देते हैं, और धीरे धीरे अब इन बातों को जैसे 5 महीने बीतते हैं तो तभी ये बात भट्टा मालिक को पता चल जाती है कि उनका बेटा उस महिला के घर जाया करता है, उसको पैसे दिया करता है और घंटों घंटों तक उससे बातचीत किया करता है, और महिला जो होती है वो भी हंस हंस कर बात किया करती है। तो इस बात को सुनकर यहाँ पर भट्टा मालिक को गुस्सा आता है, क्योंकि वह इस महिला को खुद हासिल करना चाहता था, और उसे लगता है कि शायद उसके बेटे का उससे चक्कर चला हुआ है और वो वहीं से पैसे लिया करती है, क्योंकि उसे जांच पड़ताल भी करवाई थी कि भाई पैसे उसके पास कहां से आते हैं। तो इसके बाद वह एक दिन भट्टे पर सुबह सुबह ही अपने जो बेटा होता है उसको बुलाता है, और बुलाने के बाद वहां पर 40 से 50 आदमी बैठे हुए थे जो कि उसी गांव के आसपास के थे, जो कि चारों तरफ इस बात को फैला दे, क्योंकि वह चाहता था कि अगर एक बार उस महिला की बदनामी हो जाए तो उसके बाद वो मजबूर हो जाएगी, और मजबूर होने के बाद मेरे पास ही भाग कर आएगी। ऐसा ही सोचकर वह अपने बेटे को बुलाता और बेटे के ऊपर लांछन लगाते हुए कहने लगता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इस तरह से एक विधवा महिला के घर में जाया करते हो, और क्या चल रहा है तुम्हारा उसके साथ, वो इतनी खूबसूरत है तो उसके अपने साथ शादी क्यों नहीं कर लेता, इस तरह से मेरी बदनामी क्यों करवा रखी है। देखो ये सभी लोग बताते हैं कि तू उनके घर में बैठा करता है, ऐसे रहा करता है, जबकि किसी भी व्यक्ति ने कोई भी बात नहीं कही थी। अब इस बात को सुनने के बाद मंजन का सर नीचे की तरफ हो जाता है, और वो कहने लगता है कि अपनी ना सही कम से कम उस बेचारी की तो बारे में सोच, वो बेचारी वैसे ही विधवा है, दुखों की मारी हुई है, और ऊपर से अगर तू ऐसा करेगा तो वो चारों तरफ और ज्यादा बदनाम हो जाएगी और उसे तरह तरह की बातें सोचनी होंगी। इस बात को सुनकर मंजन खड़ा खड़ा सुनता है, और सुनने के बाद वहां से चुपचाप चला जाता है। लेकिन वहां से सीधा वो उस विधवा महिला साधना के घर जाता है और वहां पर जाकर उसे पूरी बात बताता है। साधना पूरी बात को सुनते हुए रोने लगती है और कहती है कि देखो भलाई का तो जमाना ही नहीं है, आप मेरी मदद कर रहे थे लेकिन आपको लोगों ने बदनाम कर दिया। तभी यहाँ पर जो साधना होती है उससे मंजन कहने लगता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूं। तभी यहाँ पर साधना कहती है बताओ क्या कहना है। तो यहाँ पर जो मंजन है वो कहता है कि क्या हम लोग एक दूसरे से शादी कर सकते हैं।
अब इस बात को सुनकर साधना हैरान तो होती है, क्योंकि मन ही मन तो वह भी उसे पसंद किया करती थी, क्योंकि मंजन बहुत ही अच्छा था। जितने दिनों वो यहाँ पर रहा था, बस केवल उससे दुख दर्द पूछा करता था और उसकी मदद किया करता था। लेकिन आज तक एक बार भी उसने ऐसा वैसा कुछ कहने की कोशिश नहीं की है, जबकि विधवा महिला का और खूबसूरत विधवा महिला का तो हर कोई फायदा उठाना चाहता है। तभी यहाँ पर जो साधना होती है वो कहने लगती है कि आप ये क्या कह रहे हो, आप एक भट्टे के मालिक के बेटे हो और मैं उस भट्टे पर मजदूरी किया करती थी। लोग क्या कहेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे और चारों तरफ बदनामी हो जाएगी। तभी यहाँ पर जो लड़का होता है मंजन, वो कहता है कि देखो बदनामी तो वैसे भी हो गई है, लेकिन इस बदनामी को रोकने का केवल एक यही तरीका है, और वैसे भी मुझे आपका व्यवहार, आपका रहन सहन बहुत अच्छा लगा और मैं इसीलिए आपसे शादी करना चाहता हूँ। आपकी बेटी को मैं पालूंगा और आपकी बदनामी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर जो साधना पहले से उसे पसंद किया करती थी, वह भी मना नहीं कर पाती है और हामी भर लेती है, क्योंकि जब मंजन ये कहकर जाने लगता है कि ठीक है मुझे बता देना, तो साधना एकदम से उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं। इसके बाद मंजन और साधना दोनों एक साथ शादी कर लेते हैं, और जैसे ये खबर पिता को पता चलती है, तो उसके बाद पिता अपने बेटे को धमकाने लगता है। लेकिन तभी जो बेटा होता है पिता के कान में कुछ ऐसा कहता है, जिसे सुनने के बाद जो पिता होता है वो एकदम से खामोश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, जो बेटे ने कर लिया वो ठीक है। दरअसल यहाँ पर मंजन ने अपने पिता के कान में कहा था कि अगर आप फिलहाल चुप नहीं हुए और आपने इसे बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसके बाद देख लेना, मैं आपकी पोल इस सभी लोगों के सामने खोल दूंगा। क्योंकि ये दूसरी बातें भी वहीं पर हो रही थी सभी लोगों के सामने, और जब पोल खुलने की बात आती है तो उसके बाद जो पिता है वो चुप रह जाता है। और उसके बाद मंजन साधना को लेकर शहर के अंदर रहा करता है, उसकी बेटी को वो अपने साथ ले गया है। और जो ये घर था, इस घर को वो लोग रोहित के घर वालों को दे गए थे कि ये आपके बेटे की आखिरी निशानी है, इसको अपने पास रखना, हमारे पास तो वैसे ही बहुत कुछ है। आज तक भी साधना और मंजन और उनकी जो बेटी है वो लोग खुशी खुशी रहा करते हैं। और जब साधना के माता पिता को पता चलता है कि बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है और उसके बाद एक लड़के ने इतना सहारा दिया है, क्योंकि एक कहानी चारों तरफ फैलती है, तो साधना के घर वालों तक भी पहुंच जाती है। तो उसके बाद वो लोग भी अपनी गलती पर पछताते हैं, सोचते हैं कि अगर हम लोग ऐसी गलती नहीं करते तो हमारी बेटी को ये सब कुछ सहन नहीं करना पड़ता। तो इसी वजह से वो लोग भी उसके पास आने जाने लगते हैं। और यहाँ पर जो मंजन के भैया भाभी है वो लोग भी उसको अच्छे से प्यार दुलार किया करते हैं और वहीं पर उन्हें अपने छोटे बच्चों की तरह रखा करते हैं। तो फिलहाल के समय में उनकी जिंदगी आराम से व्यतीत हो रही है। फिलहाल साधना गर्भवती है और हो सकता है इस बार भी उनको बच्चा हो जाए और बेटा ही हो, क्योंकि उनकी उम्मीद है कि अगर एक बेटा हो जाएगा तो एक बेटी और एक बेटा, जिंदगी आराम से चलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वो लोग फिलहाल खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कैसी कोई दिक्कत नहीं है। ये कहानी हमें साधना के जो जेठ होता है, यानी कि जो मंजन का बड़ा भाई होता है, उसने बताई है। और इस कहानी के पात्रों के नाम और जगह के नाम पूरी तरह से बदल दिए गए हैं, ताकि उन लोगों की पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरफेयर ना हो सके जो इस कहानी से जुड़े हुए हैं। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।